2 हफ्तों में मामलात कुछ ठंडे पड़ गए और हमने ये 2 हफ्ते बड़ी अज़ियत में गुजारे थे। इस दौरान मैंने अपनी दाढ़ी मूंछें बढ़ाना शुरू कर दी ताकि हुलिये में किसी कदर तब्दीली आ सके। हमने वो थैला अभी तक नहीं खोला था जो मंदिर से लेकर आए थे। सीता ने थैला अपनी खाट पर तकिए के नीचे रखा हुआ था। उस रोज़ दोपहर को जबकि राजीव भी मौजूद था, सीता ने खाट पर चादर बिछाकर वो थैला पलट दिया और उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सब कहाँ से आया सीता जी? राजीव के लहजे में बेपनाह हैरत थी। उसने एक मूर्ति उठा ली, चंद लम्हे उसे उलट पलट कर देखता रहा, फिर बोला, खालिस सोने की है, कहाँ से मिला ये सब कुछ? लोदरवा के मंदिर से, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हमसे पहले भी बहुत से पंडित और पुजारी वहाँ जाते रहे हैं, लेकिन ये खजाना हमारी ही किस्मत में था। बहुत कीमती खजाना है ये, राजीव बोला। वो एक एक चीज़ को उठाकर देखता रहा। कल्पना और शोभा भी मुख्तलिफ चीज़ें उठा कर देखने लगी। कल्पना ने वो ताज सर पर उठा लिया जो मंदिर के तहखाने में सीता ने भी पसंद किया था। कैसी लग रही हूँ महावीर जी? इसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। राजकुमारी, मैंने जवाब दिया। हाय रे मर्द की ज़ात, सीता गहरा सांस लेते हुए बोली। मंदिर में जब ये मुकुट मैंने अपने सर पर रखा था तो इस वक्त भी तुमने यही अल्फाज कहे थे और अब कल्पना को भी गोली दे रहे हो? नहीं कल्पना, तुम इसकी बातों पर यकीन न करना, ये मुकुट तुम पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लाओ ये मुझे दे दो। और फिर उसने खुद ही वो ताज कल्पना के सर से उतार कर अपने सर पर सजा लिया और मेरी तरफ देखते हुए बोली, मैं कैसी लग रही हूँ महावीर जी? राजकुमारी, मैंने कहा। और फिर वो सभी कह लगाने लगे। मेरे ख्याल में वो ख़जाना करोड़ों रुपए मालियत का था। बहुत से ज़ेवरात ऐसे थे जिनकी डिज़ाइन बहुत कदीम थे और बाज़ चीज़ें तो ऐसी थीं जिन्हें कदीम तारीख़ी विरसा करार दिया जाता था। सीता ने इनमें से कुछ चीज़ें अलग कर लीं। उनमें आम लॉकेट, चूड़ियाँ, कड़े और अंगूठियाँ वगैरह शामिल थीं। ये डिज़ाइन नहायत मामूली सी तब्दीलियों के साथ आज भी मुरव्वज थे और इन्हें बाज़ार में फ़रोख्त करने में कोई ख़तरा नहीं था, जबकि कदीम डिज़ाइन की कोई चीज़ देखकर किसी को शुबा हो सकता था। बाकी चीज़ें सीता ने दोबारा थैले में डालनी थी। अब सूरत हाल ये है राजीव, सीता ने उसकी तरफ देखते हुए बोला। इस जगह रहना हम सब के लिए मुश्किल हो रहा है। गर्मी तो है ही, लेकिन पानी का मसला भी है। तुम्हें कितनी दूर से पानी लाना पड़ता है, इसलिए बेहतर है कि हम रिहाइश के लिए कोई और बंदोबस्त कर लें। लेकिन ये जगह बहुत महफूज है सीता देवी, राजीव ने कहा। हम किसी महफूज जगह का ही बंदोबस्त करेंगे, सीता ने जवाब दिया। तुम ये 4 चूड़ियाँ और ये हार ले जाओ, फ़रोख्त कर दो। हमारे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। इन चीज़ों के बेचने से अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। हम किराए पर कोई मकान ले लेंगे। मैं जिसके पास भी ये जेवर बेचने जाऊंगा वो इसकी रसीद मांगेंगे सीता जी, राजीव ने कहा। अगर किसी को मुझ पर शक हो गया तो पकड़ लेंगे मुझे। राजीव ठीक कह रहा था, मैंने कहा। ये ठीक से बात भी नहीं कर सकता। अगर शुबा हो गया तो इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। तो फिर सीता ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैं और तुम चलते हैं, मैंने जवाब दिया। जाहिर है हम हमेशा के लिए इस 4 दीवारी में बंद होकर नहीं रह सकते और वैसे भी अब मामलात कुछ ठंडे पड़ गए हैं, वो सरगर्मी नहीं रही। हाँ, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, सीता ने गहरा सांस लेते हुए कहा। और फिर उस रोज़ शाम का अंधेरा फैलने के बाद हम बाजार जाने के लिए तैयार हो गए। कल्पना भी हमारे साथ थी। सीता ने शोभा के कपड़े पहन लिए थे, घाघरा, चोली और चुनरी। कल्पना ने भी ऐसा ही लिबास पहन रखा था। इसका एक फ़ायदा यह था कि चुनरी से घूंघट निकाल कर चेहरा छुपाया जा सकता था। मैंने भी राजीव का लिबास पहना हुआ था, धोती, ख़ास तराश का कुर्ता और सरपरस्त रंगे चुनरी जैसे कपड़े की बाल खाती हुई पगड़ी। मेरी दाढ़ी और मूंछें बेतरतीब थीं। माथे पर सीता ने टीका भी लगा दिया था। मैंने अपने लिबास में पिस्तौल भी छुपा लिया था ताकि किसी हंगामी सूरत हाल में अपना बचाव किया जा सके। हमें बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ा था। आबादी में जाकर भी हमने कोई रक्षा वगैरह नहीं लिया था और पैदल ही चलते हुए मेन बाज़ार में आ गए थे। यही शहर का सबसे बड़ा कारोबारी और तिजारती मरकज़ था। यहाँ हर किस्म की दुकानें थीं। यूँ तो मेन रोड पर भी जौहरियों की बड़ी बड़ी दुकानें थीं। एक तवील गली पर मुश्तमिल सराफा बाज़ार भी था। शहर में बड़ी रौनक थी। हम बाज़ार में चलते हुए सराफा वाली गली में घुस गए और जगमगाती हुई दुकानों को देखते हुए चलते रहे और बिलाखिर एक दुकान में दाखिल हो गए। यहाँ 2 सेल्समैन थे और सेठ अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। एक सेल्समैन 2 औरतों को अंगूठियाँ दिखा रहा था। दूसरा सेल्समैन फ़ौरन ही हमारी तरफ मुतवज्जा हो गया, लेकिन हम उस तरफ बढ़ गए जहाँ सेठ बैठा हुआ था। वो हमें देखते ही उठ गया और दोनों हाथ जोड़ दिए। फरमाइए महाराज, क्या सेवा की जाए आपकी? वो बारी बारी हम तीनों की तरफ देखते हुए बोला। हम कुछ खरीदने नहीं आए महाराज, मैंने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया। मजबूरी हमें यहाँ ले आई है। कुछ बेचना चाहते हैं? सेठ बोला। मैंने इस बात में सर हिलाया। मेरा अंदाज़ ऐसा था जैसे मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। कोई बात नहीं महाराज, जीवन में ऊंच नीच तो होती रहती है, कभी ऐसा समय भी आता है। आइए महाराज, आप क्या चीज़ लाए हैं? मैंने सीता को इशारा किया।
इसने अपने लिबास में से एक पोटली निकाल कर काउंटर पर रख दी। मैंने वो पोटली सेठ की तरफ सिरका दी। इसने पोटली खोली और एक एक चीज़ उठाकर देखने लगा। इसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। इन जेवरों की रसीद होगी आपके पास महाराज? फिर आखिर उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, तुम हमका चोर समझो हो सेठ? मुझसे पहले सीता बोल उठी, यह हमारी नानी का जेवर है जो माता जी ने हमका ब्याह कर दिया था। इसकी रसीद कौन संभाल रखत है? लेना है तो लो, नहीं तो वापस कर दूँ। ये सब चीज़ें हम कोई और दुकान देखत हैं। मेरा ये मतलब नहीं था देवी जी कि ये जेवर आपने कहीं से चुराए हैं। सेठ ने माजरत करते हुए कहा, कोई हमसे पूछे कि ये गहने हमने कहाँ से ख़रीदे हैं तो हमें कुछ तो बताना पड़ेगा ना। हम सब समझत हैं, सीता ने कहा। हम अंगूठा लगावत देंगे ना कोरे कागज़ पर? इस मरतबा सेठ ने कोई जवाब नहीं दिया। उन जेवरों को एक एक करके कांटे पर तोलने लगा। इसके साथ ही वो कुछ हिसाब किताब भी करता जा रहा था और फिर इसने जो कीमत बताई वो चौथाई से भी कम थी। ना भाया, सीता बोली, इससे दुगना तो हमारी गाड़ी का महाजन पंडित दौलत राम देवत को तैयार है। ना जी, हम न बेचेंगे। बात यह है देवी जी, सेठ बोला, ये डिज़ाइन बहुत पुराने हो गए हैं। मैंने तो टांके की कीमत काटी है। हम इन्हें गलाकर नए डिज़ाइन तैयार करेंगे, तब इनकी कुछ कीमत वसूल होगी। हम सब समझत हैं सेठ जी, सीता ने कहा। इनको धोकर तुम यहाँ सजा दोगे अपने शोकेस में। हमारे गहने हमका वापस कर दो तो फिर आप क्या लेंगी देवी जी? सेठ ने कहा। वो अब ज़्यादातर सीता से ही मुखातिब था। वो शायद समझ गया था कि मैं तुम्हारा उल्लू का पट्टा हूँ। जो भी फैसला करना है इस देवी जी ने ही करना है। कल्पना भी मेरी तरह खामोश खड़ी शोकेसों में सजे हुए जगमगाते हुए जेवरात को देखती रही। सीता ने मेरी तरफ देखा। मेरे कान में कुछ खुसर फुसर गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ सका कि उसने क्या कहा था। मैंने यूं ही इस बात में सर हिला दिया और फिर सीता की तरफ देखते हुए जो कीमत बताई वो सेठ की पेशकश से भी दुगनी थी, लेकिन बहरहाल मामला आधी कीमत पर तय हो गया। हमें उन जेवरात की उससे ज़्यादा कीमत भी मिल सकती थी, लेकिन उन्हें लेकर दुकान दुकान लिए फिरना खतरे से खाली नहीं था। किसी को हम पर शुबा भी हो सकता था, इसलिए पहली दुकान पर ही हमने किस्सा ख़त्म कर दिया। सेठ ने एक सादे कागज़ पर रसीद लिखवाई। उसने जब पता पूछा तो सीता ने बड़े इत्मीनान से दुर्गा की हवेली का पता लिखवाया। जाहिर है वो नंबर लिखवाया गया था जो म्यूनसिपैलिटी की तरफ से इस हवेली को अलॉट किया गया था और महज नंबर पर कोई शुबा नहीं किया जा सकता था। रसीद पर दस्तखत मैंने ही प्रेमचंद के नाम से किए थे और नोट सीता ने वसूल किए। चंद नोट मेरी तरफ बढ़ाकर बाकी नोट इसने उसी पोटली में बांध लिए जिसमें जेवरात लाए गए थे और वो पोटली वहीं खड़े खड़े चोली के गिरेबान में डाली। वापस जाते हुए हम मुख्तलिफ बाज़ारों में घूमते रहे। ज़रूरत की कुछ चीज़ें भी ख़रीदी गईं। एक जगह फुटपाथ पर बैठे हुए ख्वाजा फरोश से अमरूद ख़रीदने के लिए रुक गए। अमरूद ख़रीदने के बाद हम जैसे ही आगे बढ़े, कल्पना की चुनरी का नीचे लटका हुआ पल्लू ख्वांचे में अटक गया। चुनरी उसके सर से उतर गई और कल्पना बदहवास सी होकर चुनरी का पल्लू ख्वांचे से छुड़ाने लगी और जब हम वहाँ से रवाना हुए तो एक आदमी हमारे पीछे लग चुका था। वो दराज कामत आदमी उस वक़्त हमारे करीब से गुजर रहा था और जब कल्पना का आंचल गिरा था तो इसका चेहरा देखकर ठटक गया था और चंद गज़ आगे जाकर रुक गया था। मैंने भी सरसरी से अंदाज में उसकी तरफ देखा था और न जाने क्यों मुझे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि उसे कब और कहाँ देखा है। मेरे जहन में एक लम्हे को यह शुबा भी उभरा था कि शायद उस शख्स ने हमें जेवरात फ़रोख्त करते और रकम वसूल करते देख लिया हो और वो इस रकम के चक्कर में हमारे पीछे लग गया हो। हम देहातियों के हुलिये में थे और देहातियों को शहर में आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता था या उन्हें डरा धमका कर लूटा जा सकता था। बहरहाल मैंने कल्पना और सीता को नहीं बताया। वो शख्स तकरीबन 20 कदम के फासले पर हमारे पीछे चला आ रहा था। अब मुझे यकीन हो गया कि वो हमारे ही चक्कर में है। मैं जहन पर जोर देकर याद करने की कोशिश करता रहा कि वो कौन है और इसे कहाँ देखा है। हम गुंजान आबादी से दूर निकल आए। आगे शहर का वो इलाका शुरू हो रहा था जहाँ हवेली नुमा बड़े बड़े मकान थे। सड़कों पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था और रोशनी का इंतज़ाम भी मुनासिब नहीं था। अगर किसी एक खंबे पर बल्ब जल रहा था तो आगे के 3-4 खंबों के बल्ब या तो फ्यूज़ थे या सिरे से थे ही नहीं। एक आदमी हमारे ताक़ुब में लगा हुआ था। सीता ने मेरे साल लगते हुए सरगोशी की, क्या ऐसी सूरत में सीधा घर की तरफ जाना हमारे लिए मुनासिब होगा? मैं सीता की बात सुनकर चौंके बगैर नहीं रह सका। इसका मतलब था कि उसने भी ताक़ुब करने वाले को बहुत पहले से देख लिया था। मैं भी उसे देख चुका हूँ। मैंने जवाब दिया, फ़िलहाल तो अपने रास्ते पर चलती रहो, कोई मुनासिब जगह देखकर उससे निमटने की कोशिश की जाए। हम एक गली में मुड़ गए। मैं एकदम दीवार की आड़ में हो गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। वो दराज का आदमी सफारी सूट पहने हुए था, बारीक मूंछें और फ्रेंच कट दाढ़ी, सर के बाल भी सलीके से बने हुए थे। वो इस वक्त एक खंबे पर जलने वाले बल्ब की रोशनी में था, इसलिए उसका चेहरा भी मुझे नजर आ गया था।
मैं मुड़कर सीता और कल्पना के करीब पहुंच गया। वो दोनों बड़े इत्मीनान से अमरूद खाती हुई चल रही थीं। सीता ने कल्पना को ताक़ुब के बारे में कुछ नहीं बताया था। उस गली से निकलकर हम खुली जगह पर निकल आए। आगे एक दूसरे से फासले पर इक्का दुक्का मकान थे। कहीं कहीं नारियल और ताड़ के दरख्त भी थे और उन्हीं मकानों से और दरख्तों में वो रास्ता भी था जो राजीव के मकान की तरफ चला गया था। हम उस रास्ते पर अभी चंद ही गज आगे बढ़े थे कि वो शख्स तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ हमारे करीब आ गया। मैंने सीता को कोहनी से टहोका देकर इशारा किया और हमने जानबूझकर अपनी रफ्तार सुस्त कर दी। ए श्रीमान जी, ज़रा रुक जाओ, तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उस शख्स की आवाज़ सुनकर हम रुक गए। आवाज़ के साथ ही मेरे दिमाग में धमाका सा हुआ। मैंने बैठी बैठी और भारी आवाज़ से उस शख्स को पहचान लिया। वो गंगू था। मेरी ये दास्तान सुनने वाले उन दो बदमाशों को नहीं भूले होंगे जिन्होंने एक रात सीता के पिताजी की हवेली में घुसकर कल्पना को अगवा करने की कोशिश की थी और मेरी और सीता की बरवक्त मुदाखलत से हमने कल्पना को बचा लिया था। एक बदमाश ने मेरे सीने में खंजर उतारने की कोशिश की थी। मैं बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया था और खंजर उस बदमाश के साथी के सीने में पेवस्त हो गया था और कातिल खिड़की से छलांग लगाकर फरार हो गया था। और उसी रात हमें वो हवेली छोड़नी पड़ी थी। फरार होने वाला वो बदमाश गंगू था जिसे हम भी तलाश करते रहे थे और पुलिस भी, लेकिन उसका सुराग नहीं मिला था। हम दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गए थे और गंगू का ख्याल भी जहन से निकल गया था और अब वही गंगू हमारे ताक़ुब में था। लिबास भी शख्सियत को किस तरह बदल देता है। अगर ये अपनी असल हुलिये में होता तो बाज़ार में पहली नज़र देखते ही मैं इसे पहचान लेता, लेकिन इस शरीफाना लिबास ने तो इसकी शख्सियत ही बदल कर रख दी थी। और फिर उसने गर्दन तक लंबे बाल कटवा दिए थे, बड़ी बड़ी मूंछें पेंसिल टाइप में तब्दील हो गई थी और थोड़ी पर फ्रेंच कट दाढ़ी ने भी उसकी शख्सियत को तब्दील करने में बड़ी मदद दी थी। वो बदमाश की बजाय अब एक शरीफ आदमी ही लगता था, लेकिन उसकी आवाज़ ने उसका राज फाश कर दिया था। मेरा ख्याल था कि वो बाज़ार में हमें देखकर महज शक की बिना पर हमारे पीछे लग गया था और जब इत्तफाक से कल्पना के सर से चुनरी उतर गई थी तो इसका चेहरा देखकर गंगू हमारे ताक़ुब में यहाँ तक चला आया था। लिबास और हुलिये से उसकी शख्सियत बदल गई थी तो क्या हुआ, उसकी नफ़रत तो नहीं बदली थी। उसकी रगों में तो वही गंदा खून दौड़ रहा था। मैं सीता और कल्पना से 2-3 कदम हटकर खड़ा हो गया ताकि गंगू अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो हम तीनों बैक वक्त उसकी जद में ना आ सकें। वो तीनों करीब आकर रुक गया। उस जगह अंधेरा था। हम अगरचे एक दूसरे की शक्ल वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकते थे, लेकिन बहरहाल एक दूसरे को जान चुके थे। क्या बात है, मैंने कहा। तुम कौन हो और क्या पूछना चाहते हो? मैं तुमसे एक सौदा करने आया हूँ श्रीमान जी, उसने कहा। मैं अगर चाहता तो तुम लोगों को बाजार ही में किसी जगह रोक सकता था, लेकिन मैं कोई हंगामा नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हारे पीछे यहाँ तक चला आया हूँ। हैरत है, मैंने कहा। हमारी कोई जान पहचान नहीं और तुम? मैं तुम लोगों को पहचान गया हूँ, उसने मेरी बात काट दी। तुम वही हो ना जो महाराणा धर्मेश सिंह की हवेली में छुपे हुए थे? मैं इस लोंडिया को उठाने गया था, लेकिन गड़बड़ हो गई। मेरा साथी मेरे ही हाथ से मारा गया और मुझे वहाँ से भागना पड़ा। मैं पुलिस से बचने के लिए अजमेर की तरफ भाग गया था। चंद रोज़ पहले ही वापस आया हूँ। पुलिस को अब भी मेरी तलाश है, लेकिन पुलिस अब तक मेरा सुराग नहीं लगा सकी। क्या चाहते हो गंगू? मैंने उसे नाम से मुखातिब करते हुए कहा। तो तुमने मुझे पहचान लिया, गंगू ने कहा। मैं तुम्हें उस वक्त देख लिया था जब अमरूद वाले खांचे के करीब तुमने हमारा ताक़ुब शुरू किया था और जब तुमने यहाँ हमें रुकने को कहा था तो मैंने आवाज़ से तुम्हें पहचान लिया था। क्या चाहते हो तुम? चंद रोज़ पहले मुझे पता चला कि ये दूसरी लौंडिया महाराणा धर्मेश सिंह की बेटी है और तुम वो कश्मीरी मुजाहिद हो जिसे रॉ और यहाँ की पुलिस तलाश कर रही है। मेरी तरह तुम लोग भी अब तक पुलिस को धोखा देने में कामयाब रहे हो। अगर इस लौंडिया के सर से चुनरी न हटती तो शायद मैं भी अजनबियों की तरह तुम्हारे करीब से गुजर जाता, लेकिन इसकी सूरत देखकर मैं ठठक गया और अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि तुमसे कोई सौदा कर सकूँ। गंगू से जब पहली मरतबा आमना सामना हुआ था तो वो खालिस राजस्थानी लहजे में बात कर रहा था, लेकिन अब वो बड़ी साफ उर्दू बोल रहा था, जिसका मतलब है कि उसकी असलियत कुछ और थी। तुम पढ़े लिखे लगते हो, लेकिन मैंने जयपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। गंगू ने मेरी बात काट दी। लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि इतना इल्म हासिल करने के बाद भी मैं अंधेरे में क्यों भटक गया था। इस वक्त मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, ये लौंडिया मेरे हवाले कर दो, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। मुझे याद भी नहीं रहेगा कि तुम लोग कौन हो, और वैसे भी इस लौंडिया से तुम्हारा कोई ताल्लुक तो है नहीं। इससे कहो ये खामोशी से मेरे साथ चली चले। उसने बात ख़त्म करते ही जेब से चाकू निकाल लिया। कल्पना खौफजदा होकर सीता के साथ जुड़कर खड़ी हो गई। सीता भी 2 कदम पीछे हट गई। तुमने बहुत बड़ी गलती की है गंगू, मैंने कहा। अगर तुम हमारे बारे में ऐसी बातों का इंकशाफ न करती तो शायद मैं तुम्हें यहाँ से ज़िंदा जाने का मौका दे देता, लेकिन अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत सूरमा हो गंगू, गुर्राया। उस रात मैं किसी वजह से भाग गया था। मेरा साथी मेरे ही हाथ मारा गया था, लेकिन आज यहाँ खुले मैदान में मैं हूँ, तुम हो और ये लौंडिया हैं। वैसे मैं एक बार फिर तुम्हें यह ऑफ़र दे रहा हूँ
कि इसे मेरे हवाले कर दो और अपनी सीता को लेकर चले जाओ, हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे। इस बात को ज़हन से निकाल दो कि मैं इस लौंडिया को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मैंने कहा, तो फिर तैयार हो जाओ। गंगू गुर्राया, ये समझ लो कि आज इस लौंडिया के लिए जंग होगी। जो जीत गया वो इस लौंडिया को ले जाएगा और दूसरा यहाँ खाको खून में लौटता रह जाएगा। मेरे दोनों हाथों में शॉपिंग बैग्स थे जिन्हें मैंने नीचे फेंक दिया। मेरे लिबास में अगरचे पिस्तौल मौजूद था और मैं चाहता था कि एक गोली से इसकी खोपड़ी में सुराख कर दूं, लेकिन मैं पिस्तौल इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। फायर की आवाज़ सन्नाटे में दूर तक फैल जाती और वैसे भी मैं गंगू को दो दो हाथ करने का मौका देना चाहता था। गंगू चाकू वाला हाथ बुलंद करके दौड़ता हुआ मुझ पर हमलावर हुआ। मैंने अपनी जगह से हरकत करने के बजाय उसका वार रोका। उसकी कलाई दोनों हाथों में थाम कर नीचे झुकते ही इसे ज़ोरदार झटका दिया। वो मुंह के बल आगे को झुका। मैंने इसकी कलाई छोड़ दी और बड़ी फुर्ती से सीधा होते हुए इसके कोहले पर लात रसीद कर दी। वो मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। उसके मुंह से कला निकल गई, लेकिन वो हैरत अंगेज़ फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उठ गया और इससे भी ज़्यादा फुर्ती से दोबारा हमला कर दिया। इस मरतबा मैंने इसके वार को हाथ से रोकने की कोशिश नहीं की। उसका हाथ जैसे ही नीचे आया, मैंने पैर से ज़ोरदार ठोकर रसीद की। चाकू गंगू के हाथों से निकलकर दूर जा गिरा। उसने संभलने की कोशिश की तो मैंने एक और ठोकर रसीद कर दी। ये ठोकर उसके घुटने पर लगी और वो बिलबिलाता हुआ एक टांग पर नाच कर रह गया। गंगू को संभलने का मौका देना खतरनाक था। मेरी अगली ठोकर पर वो नीचे गिर गया, लेकिन मैं पेदर पे उस पर ठोकरे बरसाता रहा। लेकिन इस मरतबा उसका भी दाव चल गया। उसने मेरा पैर पकड़कर ज़ोरदार झटका दिया। मैं लड़खड़ाता हुआ पुश्त के बल गिरा, लेकिन मैंने उठने में देर नहीं लगाई। गंगू भी उठकर मुकाबले के लिए तैयार हो चुका था। सीता और कल्पना एक तरफ खड़ी थी। सीता तो खामोश थी, अलबत्ता कल्पना चीख चीख कर मेरा हौसला बढ़ा रही थी। गंगू ने उछल कर हमला किया तो मैं अपने आप को बचा गया। वो दूसरी मरतबा संभल कर मेरी तरफ लपका। इस मरतबा वो मेरे पेट पर सर से टक्कर मारना चाहता था। मैं फुर्ती से एक तरफ हट गया और इसके साथ ही उसकी गर्दन पर ज़ोरदार घुंसा रसीद कर दिया। वो कराहता हुआ मुंह के बल गिरा तो मैंने एक बार फिर उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। गंगू मुझसे ज़्यादा कदावर और ज़्यादा ताकतवर था और मैं इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ था। अगर मैं उसकी गिरफ्त में आ गया तो वो मेरी हड्डियों का सुरमा बना देगा, इसलिए मैं उसे संभलने का मौका ही नहीं देना चाहता था। लेकिन मैं ज़्यादा देर तक अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं रह सका। एक ऐसा मौका आया कि गंगू मुझसे लिपट गया। गंगू का अंदाज ऐसा था जैसे बड़ी मुद्दत के बाद इसे अपने किसी बिछड़े हुए दोस्त से बगलगीर होने का मौका मिला हो। वो मुझे दोनों बाहों के हिसार में लेकर सीने से भींच रहा था। उसकी बाहों का शिकंजा गुजरने वाले हर लम्हे के साथ सख्त से सख्त तर होता जा रहा था। मेरा सांस घुटने लगा। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहा मगर कामयाब नहीं हो सका। मेरे पाँव खुद ब खुद ज़मीन से उठते चले गए। मेरी हालत गैर होती चली गई। चंद सेकंड जोर गुजरते तो मैं बेजान होकर उसकी बाहों में झूल जाता, लेकिन मुझे एक मौका मिल गया। मैं अपना एक हाथ आगे लाने में कामयाब हो गया। मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही ख्याल उभरा था, अब या कभी नहीं। मैंने हथेली फैलाकर उसकी नाक पर ज़रब लगा दी। कोई खातिर खा नतीजा बरामद नहीं हुआ, अलबत्ता दूसरी ज़रब से वो अपनी जगह से हिल गया। मैंने उसकी नाक पर एक और ज़रब लगाई और फिर मेरा हाथ मुसलसल हरकत करता रहा। सीने में दम घुटने के बावजूद मुझे यूँ लगा जैसे मेरी सारी क़ुव्वत मेरे उस हाथ में सिमट आई हो। मैं हथेली से पेदर पे उसके नाक पर ज़रबे लगाता रहा। गंगू की नाक से खून बहने लगा था। उसकी बाहों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने एक ज़ोरदार झटका देकर अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाया और सीना सहलाते हुए गहरे गहरे सांस लेने लगा। गंगू भी दोहरा हो गया। उसकी नाक से खून की धार बह निकली। अपनी कैफियत पर काबू पाते मैंने गंगू पर हमला कर दिया। मेरी ठोकर उसके पेट पर लगी। वो बिलबिलाता हुआ मुंह के बल ज़मीन पर गिरा और फिर दूसरे लम्हे वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में चाकू था। वो ज़मीन पर गिरा था तो इत्तफाक से चाकू उसके हाथ में आ गया था। तो दोस्तों, अगली किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।